बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला सही है, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमेशा याद रखिए गॉसियन सरफेस जो होता है उसके अंदर का जो चार्ज होता है वो मेन होता है। अगर मान लो एक चार्ज Q1 अंदर है और एक चार्ज बाहर है तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स कौन बनाएगा? देखिए इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, कहने को तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, लेकिन गॉसियन सरफेस जो गॉस लॉ लगाते हो उससे मैं ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जुड़ेगा किसी गॉसियन सरफेस जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन किससे जुड़ना है? गॉसियन सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स जो होगा वो बेसिकली जो है किससे जुड़ेगा? इंक्लोज चार्ज से जुड़ेगा। इंक्लोज चार्ज मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स बनाने में। तो Q1/ε0 लेंगे। क्या बाहर वाला करेगा? नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर निकलेंगी, इससे कुछ जुड़ेंगी, लेकिन कंट्रीब्यूट जो करेगा वो अंदर इनसाइड वाला करेगा, क्योंकि क्यू इंक्लोज्ड हमेशा गॉस लॉ कहता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन ε0, ठीक है। तो इंक्लोज चार्ज हम लेंगे वो होगा Q1, केवल यही चार्ज हेल्प करेगा। तो आउटसाइड वाला करेगा? नहीं कर सकता। तो ये तो गलत ही हो गया। ये कह रहा है क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा गॉसियन सरफेस की? नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली फॉर्मूला जो होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन ε0 होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, वो भी इंक्लोज चार्ज पे, ठीक है, गॉसियन सरफेस के। तो ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। केवल और केवल ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूस होता है, यूनिफॉर्म होता है एट एवरी पॉइंट पर। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है तुमने देखा भी होगा कि भैया अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में निकलता था, लेकिन कैसे निकलता था? यूनिफॉर्म निकलता था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब गॉस लॉ के लिए फॉर्मूला लगाते थे तुम क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, कई बार क्या होता था हम जो है ई डी एस कॉस थीटा कॉस जीरो लेते थे ई डी एस, तो ई को बाहर निकालते थे। क्यों निकालते थे? वो इसलिए निकालते थे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था? यूनिफॉर्म होता था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी तो इसे इंडिकेशन के बाहर लेते थे और इंडिकेशन डी एस की वैल्यू लगा देते थे। जैसे स्फेरिकल है और स्फेरिकल की मान लो रेडियस है आर, ठीक है, तो 4πr² लिख देते थे, इसे लिख देते ई इंटू 4πr² लिख देते थे। ऐसे कुछ करते थे ना, एक जनरल बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेते थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था। इसका मतलब है ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा और हर एक जो है एवरी पॉइंट पर रहेगा। तो हर एक पॉइंट पर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम होगी हर एक पॉइंट पर, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर ले लूँ, इस पॉइंट पर ले लूँ, इस पॉइंट पर ले लूँ और मान लो रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 1/4πε0 Q/r² होगा नहीं होगा? तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है नहीं? ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आंसर हमारे पास ये होने वाला है, ठीक है, डी। थैंक यू।